जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एससीईआरटी किताब अतीत से वर्तमान के अध्याय 4, अध्याय 5 एवं अध्याय 6। सबसे पहले हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रथम कृषक एवं पशुपालक, उसके पाठ के बारे में। अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देशों की पहाड़ियों के तलछटी में हुई। कहाँ हुई है? ईरान और इराक देशों की पहाड़ियों की तलहटी में हुई है, माना जाता है। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद फिर सूअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। सबसे पहले किसको पालना शुरू किया, एक पालतू बनाया? सबसे पहले कुत्ता के क्वेश्चन पूछता है। और सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा को धातु का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग ये सब प्राप्त वस्तुएं हैं और कहाँ से मिले हैं, इसको देखते हैं। ये बहुत दिव्याई है, इसको हम पढ़ते हैं। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, ये कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से। कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से क्या क्या मिला है? तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी। फिर से इसको देखते हैं हम लोग। गेहूँ, जौ, भेड़ एवं बकरी, ये सब कहाँ से मिला है? ये सब मिला है मेहरगढ़ पाकिस्तान से। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान से। फिर हम लोग देखते हैं कि चावल, जानवर की हड्डियाँ, ये सब कहाँ मिला है? कुलडीहा उत्तर प्रदेश ले। कुलडीहा उत्तर प्रदेश में ये सब मिला। चावल को हम लोग पढ़े थे इसमें पिछले अध्याय में हम लोग कि चौपानी मांडू में भी चावल मिला था और कुलडीहा में भी चावल, जानवर की हड्डियाँ मिली है। फिर हम देखेंगे कि चावल जानवर के खुर के निशान, चावल और जानवर खुर के निशान कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से? मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में पड़ता था। हम लोग मेहरगढ़ से क्या क्या मिल गया? तो गेहूँ मिल गया, जौ मिल गया, भेड़ मिल गया, बकरी मिल गई और चावल मिल गया और जानवर के खुर के निशान मिल गए। मतलब जो भी फसल वो भी मिल रही है और जब भेड़ बकरी तो उसके खुर के निशान भी मिलेंगे मेहरगढ़ से। फिर हम देखेंगे अगले गेहूँ, दलहन, कुत्ता और भेड़ एवं बकरी, ये सब कहाँ मिले? बुरजम से। बुरजम कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर से। बुरजम से क्या क्या मिला है? तो गेहूँ मिला है, दलहन मिला है, कुत्ता मिला है, भेड़ मिली है और बकरी मिली है। ये सब कहाँ मिले है? बुरजम कश्मीर से मिला है सब। फिर लोग देखते हैं ईरान से क्या क्या मिला है। तो गेहूँ, चना एवं जौ, ये तीनों कहाँ से मिला है? तो चिरान मिला। चिरान कहाँ पड़ता है? बिहार में। चिरान कहाँ पड़ता है? तो बिहार के छपरा पड़ता है चिरान। यहाँ से कहाँ का मिला है? तो गेहूँ मिला है, चना मिला है एवं जौ मिला है। चिरान बिहार से सब मिला, गेहूँ, चना एवं जौ। फिर इसको देखते हैं अगला हम। काला चना, ज्वार एवं बाजरा, भेड़ एवं सुअर, ये सब कहाँ मिला है? तो वो पायमपल्ली आंध्र प्रदेश ले। पायमपल्ली आंध्र प्रदेश ले क्या क्या मिला है? तो काला चना मिला है, भेड़ मिली है, बकरी मिली है, सुअर मिला है और ज्वार बाजरा मिला है। कहाँ से? तो पयमपल्ली आंध्र प्रदेश से सब मिला है। फिर हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ से क्या मिला है? तो आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य, क्या क्या मिला है? आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य, मृतकों के दफनाने के साक्ष्य। गेहूँ सबसे पहले यहाँ मिला था। पहले गेहूँ सबसे पहले यहाँ मिला था। फिर से देखते हैं मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है। तो आयताकार चौकोर घरों के साक्ष्य, मृतकों के दफनाने के साक्ष्य, गेहूँ सबसे पहले यहाँ मिला था मेहरगढ़ में। तो हम लोग मेहरगढ़ में क्या क्या मिला उसको फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है? तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, ये सब। फिर मेहरगढ़ में चावल, जानवर, खुर के निशान। फिर यहाँ पर मेहरगढ़ में पढ़े थे आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य, मृत्यु के दफनाने के साक्ष्य। गेहूँ सबसे पहले कहाँ मिला है? मेहरगढ़ मिलता। चावल सबसे पहले कहाँ मिलता? कुलडीहा मिला था, यह चौपानी मांडू मिला था। फिर हम देखेंगे कि पत्थर के औजार, हड्डियों और सींग से बने औजार और यहाँ के गोल घरों में चूल्हे के समूह मिले। गोल घरों में चूल्हे के एक समूह मिले हैं और मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के बर्तन कहाँ मिला है सब? चिरांद छपरा बिहार में ये सब मिला है। चिरांद छपरा बिहार में क्या क्या मिला है? फिर उसकी बात करते हैं हम लोग। पत्थर के औजार क्या मिला है? तो पत्थर के औजार, हड्डियों और सींग से बने औजार, यहाँ के गोल घरों में
चूल्हे एक समूह में मिले हैं और मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के बर्तन, ये सब कहाँ मिला है? तो चिरान छपरा बिहार में। और फिर चिरान में क्या क्या मिला था हम लोग? गेहूँ, चना एवं जौ मिला था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अगला अध्याय, अध्याय 5, प्रारंभिक शहर एवं प्राथमिक नगरीकरण। इसके बारे में पढ़ते हैं। नवपाषाण काल के धातु युग का आरंभ। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का क्या हुआ? आरंभ हुआ नवपाषाण काल के बाद। फिर पढ़ोगे धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमीरी, उत्तरी पंजाब में सरायखोला एवं जलीलपुर, राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। फिर मतलब धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमरी, और उत्तरी पंजाब में सरायखोला और जलीलपुर, और राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ धातु युग में ही। और फिर प्रमुख सभ्यता देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख सभ्यता में भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सांग सभ्यता। कौन कौन? भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता एवं चीन की सांग की सभ्यता, इससे प्रमुख सभ्यता है। फिर हम पढ़ते हैं हड़प्पा नगर की स्थिति, कौन कौन खोजे हैं, किस वर्ष में खोजे, किस नदी तट पर है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग हड़प्पा स्थल की खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स। कौन किए थे? दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स है। दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा नगर की। ये कब किए थे? तो 1901 ईस्वी में किए थे। 1901 ईस्वी में किए थे। पहले हम खोजकर्ता देख लेते हैं, उसके बाद फिर वर्ष देखेंगे, उसके बाद फिर नदी देखेंगे और फिर स्थिति इसके देखेंगे। तो हड़प्पा की खोज कौन कौन किए थे? दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स। फिर देखेंगे मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? तो राखला दास बनर्जी। कौन किए थे? राखला दास बनर्जी। हड़प्पा के दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स, मोहनजोदड़ो के राखला दास बनर्जी, चनहुदड़ो के गोपाल मजूमदार, कालीबंगा के ब्रजवासी लाल, बीबी लाल एवं बीके थापर। इसको ब्रजवासी लाल भी बनते, इनका नाम है, तो बीबी लाल एवं बीके थापर कालीबंगा के। फिर कोटदीजी के फजल अहमद, फिर से विभाजित करते हैं। हड़प्पा के दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स, मोहनजोदड़ो के राखला दास बनर्जी, चनहुदड़ो के गोपाल मजूमदार, कालीबंगा के बीबी लाल एवं बीके थापर, कोटदीजी के फजल अहमद, रंगपुर के रंगनाथ राव। इसको किसे याद करना है? रंगपुर कहाँ पड़ता है? रंगपुर पड़ता है पंजाब में। रंगपुर रस रंगनाथ, रंगपुर रंगनाथ राव। रोपड़ यगदत्त शर्मा, लोथल रंगनाथ राव। देखिए दो आ गया रंगनाथ राव। कौन कौन? रंगपुर और लोथल। तो कैसे याद करेंगे? रंग कहाँ गिरा? लोथल में गिरा। रंग कहाँ गिरा? लोथल में गिरा है। कौन गिरा है? तो यज्ञदत्त में गिरा। मैंने यज्ञ करने के लिए रंगपुर यज्ञ होने वाला था, कहाँ पर? लोथल में। यहाँ पर रंग गिरा है, कैसे याद करना है? तो रंगपुर एवं लोथल का खोज कौन किए थे? रंगनाथ राव। फिर आलमगीरपुर कहाँ? इसको खोज कौन किए थे? यगदत्त शर्मा। कौन किए थे? यगदत्त शर्मा। आलमगीरपुर के यगदत्त शर्मा। सूतकांगडोर के एक स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स। फिर बनमाली के रविंद्र सिंह बिष्ट। बनमाली और धौलवीरा के रविंद्र सिंह बिष्ट, दो याद करना है। बनमाली एवं धौलावीरा के रविंद्र सिंह बिष्ट। बनमाली और धौलावीरा के रविंद्र सिंह बिष्ट। फिर से उसको विभाजित करते एक बार। हड़प्पा के दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स, मोहनजोदड़ो के राखला दास बनर्जी, चनहुदड़ो के गोपाल मजूमदार, कालीबंगा के बी ब्रजवासी लाल एवं बी के थापर, कोटदीजी के फजल अहमद, रंगपुर के रंगनाथ राव। तो रंगपुर लोथल भी रंगनाथ राव हो जाएंगे। फिर रोपड़ के यगदत्त शर्मा, आलमगीरपुर के यगदत्त शर्मा। सूतकांगडोर के ए स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। बनमाली के और धौलावीरा के रविंद्र सिंह बिष्ट। ये सब खोज करता थे। फिर कब खोज किया, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के 1922 में। 1922 में। चनहुदड़ो को 1931 में। 1931 में। कालीबंगा के 1953 1961। किसका? कालीबंगा के। कोटदीजी के 1953। रंगपुर के 1931-53। रोपड़ के 1953-56। लोथल के 1954-55। आलमगीरपुर के 1958। सूतकांगडोर के
1927 1962। फिर बनमाली के और धौलावीरा के बनमाली के 1974, धौलावीरा को 89-90 1989-90 धौलावीरा के 1989-1990 में। फिर देखते हैं किस नदी के तट पर है ये सब। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, चनहुदो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, कोटद्वार सिंधु नदी के तट पर, रंगपुर मादर नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर, लोथल भोगा नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडा नदी के तट पर, सुतकनगुडो दासक नदी के तट पर, एवं बनमाली रंगोई नदी के तट पर, इसको फिर से विभाजित करते हैं। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, कोटद्वार सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपड़ सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडा नदी, सुतकनगुडो दासक नदी, बनमाली रंगोई नदी पर तट पर है। फिर इसको देखते हैं, जो भी मतलब सिंधु नदी होगी, जैसे कहाँ सिंधु नदी होगी तो रावी नदी कहाँ भी पड़ेगा, सभी स्थल पड़ेंगे सब पंजाब क्षेत्र में। देखिए तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में पड़ता है। पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में पड़ता है। कौन आपका पड़ता है ये हड़प्पा। फिर पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो लरकाना जिला में पड़ता है। कहाँ पर, पाकिस्तान में लरकाना जिला में। फिर पढ़ेंगे चनहुदड़ो कहाँ पड़ता है, तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत पड़ता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित गंगानगर जिला में। कहाँ पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित गंगानगर जिला में कौन पड़ता है, कालीबंगा। फिर पढ़ेंगे कोटद्वार कहाँ पड़ता है, तो सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत पर कहाँ, पाकिस्तान में। फिर रंगपुर कहाँ पड़ेगा, गुजरात के कठियावाड़ जिला में। रंगपुर पड़ेगा। फिर रोपड़ कहाँ पड़ेगा, तो पंजाब के रोपड़ जिला में। कहाँ पर, पंजाब के रोपड़ पड़ेगा। फिर लोथल कहाँ पड़ेगा, तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में। कहाँ पड़ेगा, गुजरात के अहमदाबाद जिला में लोथल पड़ेगा। फिर आलमगीरपुर कहाँ पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। फिर पड़ेगा सुतकनगुडूर कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान के मकरान जिला में। कहाँ पर, पाकिस्तान के मकरान प्रांत में। फिर पढ़ेंगे बनमाली कहाँ पड़ेगा, तो हरियाणा के हिसार जिला में। कहाँ पड़ेगा, हरियाणा के हिसार जिला में। फिर धौलावीरा कहाँ पड़ेगा, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में। कहाँ पड़ेगा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में पड़ेगा। धौलावीरा भारत के 40वां रामसर साइट, भारत के 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है, धौलावीरा। 39वां कौन था, रमप्पा मंदिर। तो धौलावीरा बहुत ज़्यादा पसंद चांसेस पर है। ठीक है, फिर इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से हम लोग क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से महास्नानागार अनागार, मोहनजोदड़ो से महास्नानागार अनागार प्राप्त हुआ। कालीबंगा से अग्निकुंड और ज्योति खेत मिले हैं। लोथल से भी अग्निकुंड मिला है। ये कहाँ पड़ता है, तो खंबात की खाड़ी के निकट एक बंदरगाह अवशेष है। कौन, लोथल कहाँ है, बंदरगाह अवशेष है लोथल। ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, बंदरगाह अवशेष और महास्नानागार से ज़्यादा क्वेश्चन है। धौलावीरा कहाँ पड़ेगा, ये शहर 3 भागों में बांटा हुआ था। गुजरात में पड़ता है। ये कौन, तो गड्ढी मध्यनगर निचला नगर, और यहाँ पर सिलाई की प्राप्ति कहाँ पर, धौलावीरा में। फिर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था। तो हम लोग खेतड़ी कहाँ से मिले, खेतड़ी से क्या प्राप्त होता था, तो खेतड़ी राजस्थान में जो पड़ता वहाँ से तांबा मिलता था। क्या मिलता था, तांबा मिलता था। कोलार कर्नाटक, जो कोलार पड़ता कर्नाटक, वहाँ से सोना मिलता था, सोना। और अफगानिस्तान ईरान से चांदी मिलता था। और बदंकसा अफगानिस्तान से मणि यानी वैदर्भी मणि मिलता था। मध्य एशिया से फिरोजा मिलता था। गुजरात से समुद्री उत्पाद जैसे सीपिया जैसे मिलता था। और जम्मू से लकड़ी प्राप्त होता। फिर से देखेंगे कहाँ से कौन चीज़ क्या प्राप्त किया करते थे व्यापार के समय हड़प्पा वाले। तो खेतड़ी से तांबा, कोलार से सोना, अफगानिस्तान ईरान से चांदी, बदख्ता अफगानिस्तान से वैदर्भी मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद जैसे सीपिया, और जम्मू से लकड़ी प्राप्त करते थे। फिर मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है। किसकी, मेलुहा की चर्चा मिलती है। जहाँ मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है, इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। फिर हम पढ़ते हैं नगरवासियों का धार्मिक जीवन। तो नगरवासियों के धार्मिक, हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता के देवी मानकर समय पूजा करते थे। और ये मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बहुत मिली, मैंने स्त्री द्वारा बनाई मूर्तियाँ बहुत मिली है। हड़प्पा सभ्यता का विशिष्ट लक्षण मुहरे थी। क्या थी, मुहरे। एक मुहर पर
पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। किस पर? मतलब एक मुहूर्त पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से संबंध स्थापित किया गया था। अब वे वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। जैसे मतलब वहाँ पर एक सिंह वाला गैंडा और कुबला स्थान मतलब पूजा करते थे। हड़प्पा से बताया मैं, मंदिर के साक्ष्य हड़प्पा में नहीं मिला है। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिला है। फिर वे लोग भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास करते थे और वे ताबीज पहनते। क्या पहनते थे? ताबीज पहनते थे और मृतकों को दफनाते में जलाते भी थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता वाले। फिर पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता था राजस्थान में आहार संस्कृति के नाम से। राजस्थान में आहार संस्कृति के नाम से, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के नाम से, महाराष्ट्र में इनाम गांव या जोरवे संस्कृति के नाम से। तो हमारा जो राजस्थान में जो राजस्थान में आहार, मध्य प्रदेश में माला का प्रदेश मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव या जोरवे संस्कृति के नाम से जाना था हड़प्पा सभ्यता को। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जीवन के विभिन्न आयाम। तो जीवन के विभिन्न में वेद कितने हैं? 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। कौन का? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद का वेद अथर्ववेद। यजुर्वेद में क्या है? गद्य में पद हैं। सामवेद में संगीत का वेद कहा जाता है। और ब्राह्मण कितने हैं? 9 है। अरण्य कितने हैं? 6 हैं। प्रारंभिक उपनिषद कितने थे? 13 थे। लेकिन कुल उपनिषद कितने हैं? 108। कुल उपनिषद कितने हैं? 108। फिर पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक, और फिर उत्तर वैदिक। फिर पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक में क्या आता है? तो ऋग्वेद आता है। और तो उत्तर वैदिक में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आता है। फिर पढ़ेंगे ऋग्वैदिक युग की कब से कब इसका काल है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक युग का कब काल है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का इसका काल है। फिर पढ़ेंगे हम लोग वेदों का अर्थ क्या होता है? तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? वेदों का अर्थ ज्ञान होता है। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। इन वेदों को प्रार्थनाओं की रचना करने वाले कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास चमदस्यु के बारे में कहा गया है। फिर पढ़ेंगे आर्य कहाँ से आए थे? इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आर्य क्या थे? आर्य के निवास स्थान कहाँ था? पश्चिमोत्तर भारत। क्या था? पश्चिमोत्तर भारत, मतलब भारत प्लस पाकिस्तान जो प्रांत पंजाब प्रांत थे, यहाँ के ये लोग निवास करते थे। यह अर्थ है कि विशेष भाषा बोलने वाले, इसको इनके अर्थ क्या होते थे? विशेष भाषा बोलने वाले होते थे। इनके सप्त संधियों के नाम से भी इनको बुलाया जाता था, शब्द प्रयोग किया गया था। जैसे सप्त संधियों का अर्थ क्या है? सिंधी और उसकी सहायक नदी, जैसे सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, द्वेषवती और नदियों का क्षेत्र सप्त संधि के नाम से आर्य को बुलाया जाता था। फिर पढ़ेंगे उत्तर वैदिक युग में सप्त संधि प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग गंगा यमुना नदी के बीच में क्षेत्र में बस गए। कहाँ पर? गंगा यमुना के नदी के क्षेत्र में बस गए। इसे गंगा यमुना द्वीप कहा जाता है। फिर इसको पढ़ेंगे शतपथ ब्राह्मण से। कौन ब्राह्मण से? शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि आर्यों के फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। कहाँ से हो गया था? वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। फिर पढ़ेंगे कि वैदिक कबीले के प्रधान को क्या कहते थे? तो इनको हम राजन कहते थे। क्या कहते थे? राजन कहते थे। क्या कहते थे? वैदिक कबीले के जो प्रधान होते थे राजन या सरदार को कहा जाता था। किसे प्राप्त करने के लिए युद्ध होता था? तो गाय को प्राप्त करने के लिए। किसे युद्ध होता था? गाय को प्राप्त करने के लिए। एक अंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, तो उनका क्या कहा जाता था? कबीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कबीला, जो एक साथ सभी रहते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। और उत्तर वैदिक काल में था यही पशुपालन का स्थान में कृषि हो गया था। फिर पढ़ेंगे ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज को पैदा करते थे? तो जौ, इसको यौ भी लिख सकते हैं, जौ, ये जौ को पैदा करते थे, जौ अनाज को। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था रूप में विदत का सबसे ज़्यादा महत्व। किसका? विदत का ज़्यादा महत्व था। और विदत का मतलब जब सभा समिति आई थी इसका महत्व घटने लगा। और सभा जो जिसका था विशिष्ट स्थान हो गया। और समिति आम लोगों की संस्था थी। सभा विशिष्ट स्थान की समिति थी। सभा क्या थी? विशिष्ट स्थान की समिति थी। और विशिष्ट स्थान का रखने वाला सभा था। और आम लोगों की संस्था कौन थी? समिति थी। फिर ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन होता है? ऋग्वेद। ये और 4 वर्णों की इसमें उल्लेख किया गया। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसमें वर्णन किया गया। पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया किसमें, ऋग्वेद में। कितने पुरुष सूक्त है, 1028 पुरुष सूक्त हैं। फिर घोड़ों से जोते हुए रथ इस प्राप्त किए गए हैं। इंद्र, इसमें 3 देवता, इंद्र जो युद्ध के देवता, और अग्नि का आग का देवता, सोम एक पौधा जिसका एक रूप में इसके देवता के रूप में मैं तो इसमें मिली है। फिर हम पढ़ेंगे भारत में आए तो ये लोग तीन सामाजिक वर्ग में विभाजित होते थे। योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन के विभाजित थे। उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था इनका। वैदिक काल में पशुपालन था, जो उत्तर वैदिक काल में कृषि था। क्या था, कृषि था। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर एवं अतरंजी खेड़ा लोहे के युद्ध शस्त्र यहाँ पर पाए गए हैं, और यहाँ चित्रित धूसर पात्र भी यहाँ पर मिले गए हैं इतने जगह पर। फिर पढ़ेंगे यहाँ पर इस समय उस समय 3 गो जग भी होता था। कौन कौन, अश्वमेध जग, वाजपेयी जग, राजस्वी जग। अश्वमेध जग क्या होता था, तो अश्वमेध जग में जो एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जिस तरह राज में चला जाएगा, कोई उसे पकड़ेगा तो उसका जो राजा छोड़ा है जिस घोड़े को, उससे लड़ाई करना होता था। अगर मतलब अगर नहीं लड़ना चाहते थे आप, तो उसका जहाँ तक घोड़ा जाएगा किसका जो राजा घोड़ा छोड़ा है उसका सब क्षेत्र हो जाता था। ये सब हो जाता था। जहाँ कर्ण ये नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी समय की इकट्ठा किया जाता था। जो भी मतलब जहाँ कर नियमित से इकट्ठे किया जाते थे उसको नजराना या उपहार के रूप में समझा जाता था। पुरोहित किसे कहते हैं, तो पुरोहित यागिक कार्य क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित कराने वाले लोग कौन होते थे, पुरोहित कहलाते थे। यागिक क्रियाओं को अनुष्ठान को संपादित करने वालों क्या कहलाते थे, पुरोहित कहलाते थे। क्या कहलाते थे, पुरोहित कहलाते थे। हाँ, फिर वर्ण के बारे में। वर्ण कितने होते हैं, 4। कौन कौन, ब्राह्मण, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण क्या होते थे, ये अध्ययन अध्यापन कराने वाले होते थे, और यह करने का काम, यह करना किनका काम था, ब्राह्मणों का काम था। फिर पढ़ेंगे जो शासक थे वो क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय थे। तो ये युद्ध कर इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। किसका, क्षत्रिय काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना क्षत्रिय काम था। वैश्य की क्या काम था, एक कृषक होते थे, पशुपालक होते थे और व्यापारी होते थे। और ये भी यज्ञ कर सकते थे। कौन, वैश्य भी यज्ञ कर सकते थे, और क्षत्रिय भी यज्ञ कर सकते थे। ठीक। फिर शूद्र क्या होते थे, तीनों वर्णों की सेवा करना किनका काम था, शूद्रों के काम था। और औरतों को भी इसमें पराया औरतों को भी शूद्र में रखा गया था। और वेद को अध्ययन करने का इजाज़त किसको नहीं थी, वैसे शूद्र और महिलाओं के वेद करने का मतलब इजाज़त नहीं थी। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा के लिए गत विद्यार्थियों के गुरु के आश्रम में वर्षों तक रहना पड़ता था। क्या पर, वर्षों तक रहना पड़ता था। एक ऐसे ही मतलब एक आश्रम है आमोदधाम ऋषि का, और इनका शिष्य नाम आरुणि। बाद में उदालक ऋषि माना। इस कहानी को चर्चा करना लास्ट में, पर इसको समझ लेते हम लोग। इनाम का एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। कैसी थी, ताम्रपाषाण बस्ती थी, और महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में पड़ता है, और घोड़े नदी के तट पर है। किस नदी पर, घोड़े नदी के तट पर है। मिट्टी की बनी झोपड़ी थी, मिली थी यहाँ पर। नारंगी रंग से बना मिट्टी के बर्तन मिला था यहाँ पर। खुदाई में पशुओं की हड्डियाँ भी मिली थी यहाँ पर। एक आदमी को मकान के आंगन में भी संदूक में दफनाया गया, जिसमें उस समय दफनाया भी जाता था। तो एक आदमी को आंगन में संदूक में दफनाया गया, मतलब अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर हम पढ़ेंगे जो कहानी थी उसको हम देख लेते हैं, गुरु शिष्य की एक झलक। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज तरह की पाठशालाएं नहीं थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे, और ऋषि मुनियों शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा एक आश्रम आमोदधाम में ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरु जी के घर का काम भी करते थे। आमोदधाम के पास धान का एक खेत था। इसी के उपज में आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत काम करते थे। ऋषि के शिष्यों में एक था आरुणि। ऋषि के शिष्य में था एक आरुणि का शिष्य था। एक दिन खेत काम करने के बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। गुरु जी ने आरुणि को कहा, वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत के मोड़ न तोड़ दे। आरुणि खेत पर पहुंचा। आरुणि ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिसाव कर रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की, फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ गई। वह तुरंत खेत में पड़ी दरार
के मुहाने पर लेट गया। खेत में पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर स्थिर पड़ने लगा, काँपने लगा। रात हो गई थी। आरुणि के अभिमान न आने से गुरुजी व्याकुल हो उठे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ आरुणि को उठते खेत पहुँचे। खेत के चारों घना अंधेरा था। आरुणि को कहीं न कहीं देख उसकी चिंता बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा आरुणि, बेटा आरुणि। आरुणि ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहाँ पहुँचे। गुरुजी ने आरुणि को देखा तो अचंभे रह गए। उन्होंने आरुणि को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु और भक्त आरुणि। बड़ा होकर यही आरुणि वेद और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गजब इंटरेस्टिंग कहानी, इसलिए हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।